Assalamu alaikum students. Welcome to day 8 of BWCS PRC 1 revision / crash session. I hope you guys are fine. And let's look at what we're going to do today. आपके सामने screen पे आ रहे हैं the topics that we're going to cover today and the practice that we're going to do. Essay, ideation, cause and effect essays, कॉज एंड इफेक्ट के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे? पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, इंट्रो पैराग्राफ में क्या आना चाहिए, फर्स्ट कॉज एंड इफेक्ट के बॉडी पैराग्राफ में क्या आना चाहिए, सेकंड में किस तरह लिखें, आइडियाज कैसे क्रिएट करें। आई एम गोइंग टू शेयर एन एसे विद यू गाइज जो हमने बनाया है, ताकि उससे आपको आइडिया हो कि कॉज एंड इफेक्ट को हम किस तरह लेके चल सकते हैं। उसके अलावा हम टॉपिक्स डिफरेंट शेयर करेंगे कॉज एंड इफेक्ट के, और आइडियाज भी शेयर करेंगे। उस ऐसे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक ही जो हमने बनाया, आइडियाज हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी शेयर करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी today's lecture, and most likely the day 9 will cater the argumentative side. Today we are going to do the cause and effect side. Okay, so let's move on. Ideation, आपको याद है ना डे 1 हमने क्या था राइटिंग प्रोसेस में? आइडिएशन एक चीज होती है, रिकॉल किया। आइडिया जनरेशन भी उसको कह सकते हैं, आइडिएशन भी कह सकते हैं। व्हाट इज इट बेसिकली? आइडिएशन refers to the process of developing and conveying prospective ideas to others, typically in a business setting. Preferably or typically in a business setting. Business setting मना आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस के ऊपर यूजुअली ये जो है वो आइडिएशन होती है। स्पेशली हम यहाँ ये बात इस वजह से करें बिकॉज हमारा अगेन सब्जेक्ट बिजनेस राइटिंग है, वरना आइडिएशन कैन बी डन फॉर एनीथिंग। इवन if mothers at home think that what should we cook today, so when they are thinking to come up with something to cook, they are generating ideas what to cook. Okay, if they decide okay let's cook something with potato, but what to cook with potato, आलू का क्या बनाएं, उसके ऊपर भी तो सोचना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ आइडिएशन और आइडिया जनरेशन आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे डिपेंड होता है और किया जाता है। इट्स द सेम प्रोसेस, बट यहाँ हम बात जरा बिजनेस सेटिंग की इस वजह से करें बिकॉज ऑफ द टॉपिक, द सब्जेक्ट दैट वी आर डूइंग बिजनेस राइटिंग। इस वजह से यहाँ बिजनेस सेटिंग की बात की गई है। आइडिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड कन्वेइंग आइडियाज। आप डेवलप करते हो आइडियाज अपने माइंड में, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। देन यू कन्वे योर आइडियाज टू अदर्स, सारी बातें दूसरे तक आप अपना आइडिया पहुंचाते हो, यूजुअली इन अ बिजनेस सेटिंग। Noting or jotting down ideas in a proper way is essential for a good arrangement of thoughts. ये जो राइटिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 में, तो देखा जाए उस चैप्टर से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। ये वाली बात मेरी जरा गौर से सुनना आप लोग, जो कि मैं अक्सर क्लासेस में अपने कहती हूँ बच्चों को कि राइटिंग प्रोसेस क्या है, राइटिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, रिवीजन में क्या करते हैं, रफ ड्राफ्ट क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे डोंट आस्क यू इन द पेपर, राइट? लेकिन उन्होंने क्या आपके करिकुलम का हिस्सा बनाया है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों क्यों बनाया है। तो वो इस वजह से बनाया है कि आपको पता हो, बेसिक्स पता हो। व्हेन यू इंशाल्लाह गो फॉर आर्टिकलशिप्स, तो आपको बिजनेस राइटिंग की बेसिक्स पता हो। इस वजह से वो बता रहे हैं कि आपको पता हो कि आइडिएशन क्या होती है, राइटिंग जो है रफ ड्राफ्ट क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का वर्ड अगर कोई आपके ऑफिस में यूज करे तो आपको पता हो उसका मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। आपके कलीग्स आपको कह रहे हैं या जो भी, लेट्स गो ब्रेनस्टॉर्म समथिंग, तो आपको कि पता नहीं ब्रेनस्टॉर्म क्या चीज है। तो वो इस वजह से फेमिलियर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को उन टर्म्स से, उन टॉपिक्स से, मेजर और माइनर,
जो आगे जाके आर्टिकलशिप में आपको और फिर इवेंचुअली ऑफिसेज में जब आप प्रॉपर जॉब करोगे तो आपको काम भी आएंगे और आप खुद फिर लोगों से ये काम लोगे भी इंशाल्लाह। सो मैं एडवाइस अपने स्टूडेंट्स को सबको ये करती हूँ, ऑब्वियसली आप भी माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ही हो, बहुत सारे हैं। I don't know, mashallah, how many students going to view this entire session of recordings. But जो भी हैं मेरी ऑडियंस इस वक्त वो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो उनको मैं ये रेकमेंड करूंगी और करती हूँ अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी कि ये अपनी बिजनेस राइटिंग की जो आपकी BRC 1 की बुक है इसको अपने साथ रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इवन आफ्टर पासिंग योर पेपर इसमें आपको आर्टिकलशिप में जाकर बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेमो को रिकॉल करना, ईमेल को देखना उसका फॉर्मेट, वो लेटर्स को कुछ देखना, तो उस यू आर गोइंग टू टेक इट एज एन असिस्टेंट या हेल्पफुल रहेगी ये बुक आपके लिए। तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसको अपने पास ही रखना। नोटिंग, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नोटिंग डाउन ideas in a proper way is essential for a good arrangement of thoughts। इस सेंटेंस से मैंने ये अभी सारी बात आपको की कि आपको आइडिएशन वो इस वजह से सिखा रहे हैं कि ताकि आपके मिजाज का हिस्सा बने, आपकी आदत बने ये कि आपने रेंडमली इधर उधर अपने पॉइंट्स को, आइडियाज को, बॉस ने कुछ कहा कहीं पेपर पे लिख के रख दिया, कलीग ने कोई चीज कही कहीं पेपर पे लिख के रख दी, आपने आइडियाज कुछ बनाए थे, आज मैंने ये काम करना है, कहीं पेपर रख के आप भूल गए हो। तो डिसऑर्गेनाइज्ड आप ना हो, अरेंजमेंट आपके थॉट्स की, आपकी चीजों की सही रहे, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो वो इस वजह से ये चीजें आप लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अब इट्स अप टू द स्टूडेंट्स एंड पीपल कि हाउ far they understand the importance and the severity of these topics. An outline of ideas keeps a person on track and unnecessary distractions are avoided। अगर हम आइडियाज बनाते हैं और इधर उधर कहीं रखते हैं, हमें याद नहीं है, कहीं लिखे ही नहीं, सेल फोन में लिखे थे, पता नहीं मैसेज कहीं चला गया, कहीं इधर हो गया, पेपर पे लिखा था, आई डोंट नो पेपर मेरा किसी ने उठा लिया है ऑल दैट। तो इसलिए नोटिंग डाउन जरूरी है। आपने नोट डाउन करने के बाद आइडियाज, आपको याद है हमने राइटिंग प्रोसेस में किया था कि अगर आप आउटलाइन बना लेते हो कि ये चीजें आज मैंने करनी है, ये चीजें मैं कल करूंगा, या ये अपने दिन की भी डिवीजन हम कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं ये करूंगा, सेकंड में ये करूंगा, रात से पहले पहले सोने से पहले मैंने ये चीजें करनी है। एक इमेजिनरी आउटलाइन भी आप बना सकते हो अपने माइंड में और एक लिटरल आउटलाइन भी आप बनाकर कोई बुकलेट की शक्ल में रख सकते हो, ताकि आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड बचे रहो। ठीक है, और अपने काम जो आपने लिस्ट बनाई थी कि मैंने आज के दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, हम जैसे कहते हैं ना ईद से पहले हम ये कर लेंगे, रमजान से पहले हम ये करेंगे, ये समथिंग लाइक दैट, तो वो चीजें हम कर पाए। अगर हम सिर्फ सोच के ही रखेंगे और हमने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ होगा तो फिर चांसेस आर कि कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी और हम अपने उस जो सोचा हुआ हमारा प्लान था उससे हम हट जाएंगे। तो इस वजह से आउटलाइन बनाना एक अच्छी आदत है, पॉइंट्स को जॉट डाउन करना एक अच्छी आदत है। आई जस्ट वांटेड टू रीइंफोर्स दिस थिंग। ये हमने चैप्टर 1 के लेसन में की थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आई जस्ट वांटेड टू रीइंफोर्स ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए ये मजीद इसकी इंपॉर्टेंस आइडिएशन की। अच्छा, these are cohesive devices that I have shared with in the group if I'm not wrong already, and आप लोगों को भी इसका आइडिया होगा, आपकी बुक में भी मेंशन है, बहुत कम मेंशन है, शॉर्ट उसमें डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन है लेकिन है। अच्छा, ये कोहेसिव डिवाइसेस भी कहलाती हैं, साइन पोस्ट भी कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। These words or terms are used in writing as well as in oral communication to emphasize something, to make your writing or speech a little different, a creative kind of an element, थोड़ा सा maturity उसके अंदर लाने के लिए, थोड़ी सी variety उसके अंदर लाने के लिए, तो ये आपके words को use किए जाते हैं। If we want to add something, हमने एक बात बोल दी, अब उस बात की मजीद उसी से रिलेटेड कोई हमने और बात बोलनी है,
ठीक है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हमारा 8 डे है, फिर मैं उसी की कंटिन्यूटी करूं बात की, और कल हम XYZ चीज पढ़ेंगे, तो और क्या हो गया हमारा एंड, यानी कि मैंने कल वाली बात के अंदर एडिशन कर दी और आने वाले कल की बात भी कर दी, आज की बात भी कर दी, आने वाले कल की बात भी कर दी। तो जब हमने कोई चीज ऐड करनी होती है तो दीज आर सर्टेन टर्म्स दैट वी कैन यूज। और ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ इसके लिए कि यहाँ 10-12 लिखे हुए तो यही होंगे, ये सिर्फ अगेन एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अगर लाइफ में कभी सीक्वेंस में कोई चीज राइट करनी पड़ जाती है आपको, जिसमें पहले ये होगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, फाइनली या आखिर में हमने ये करना है, when you're talking about sequence or some kind of an order, then you are supposed to use such vocabulary, such words। ये जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं, साइन पोस्ट्स हैं आपके, या लिंकिंग वर्ड्स हैं आपके, ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी राइटिंग को खूबसूरती देते हैं, मेच्योरिटी देते हैं, बल्कि आपके रीडर के लिए आसानियां पैदा करते हैं। वो इन वर्ड्स के थ्रू समझते हैं कि आप उनको कहाँ लेके जाना चाह रहे हो। आप समझो कि ये जो वर्ड्स हैं, एक इस तरह की चीज है कि आप लिटरली उंगली पकड़कर अपने रीडर को लेके जा रहे हो खुद, कि आओ मेरे साथ चलो, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन वर्ड्स, बाय द वे। कोई भी वर्ड आप डाल दो, टर्म डाल दो गूगल के ऊपर, तो इससे मिलती जुलती वोकैबुलरी आपके सामने आएगी। कोहेसिव डिवाइसेस लिख लो, ट्रांसलेशन वर्ड्स लिख लें, साइन पोस्ट लिख लो, लिंकिंग वर्ड्स लिख लें, ये इस तरह की आपके पास आएगी। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस। अगर चीज के ऊपर किसी भी बात पर, किसी पॉइंट पर आपने जोर देना है, एम्फेसिस देना है, खास तौर पर उसको जो है ना, चाह रहे हो कि रीडर उस चीज के ऊपर ध्यान दे, तो फिर आप एम्फेसाइजिंग वाली विकेबुलरी को यूज करते हो। इनमें से कोई भी वर्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो। नेक्स्ट टू इट इज द कंट्रास्टिंग। अगर कोई चीज कंट्रास्ट में लिख रहे हो, ऑपोजिट में लिख रहे हो, ठीक है, कोई पॉजिटिव बात की है, अब नेगेटिव बात करनी है, पॉजिटिव जारी बात है, नेगेटिव का ऑपोजिट है, तो जहां हमने कोई ऑपोजिट की बात करनी है तो हम सर्टेन विकेबुलरी में से कोई वर्ड और वर्ड्स यूज करेंगे। कंपेयरिंग करनी हो, कंपेयरिंग करनी, सिमिलैरिटी ढूंढनी हो, 2 3 4 5 चीजों के अंदर, कि इनमें क्या क्या चीजें सेम सेम है, कंपेयर कर रहे हैं, इसमें ये भी है, उसमें वो भी है, इसमें ये भी है, उसमें वो भी है। तो व्हेन डूइंग सम काइंड ऑफ अ कंपैरिजन और कंपेयरिंग समथिंग टू समथिंग और समवन टू समवन परहैप्स, तो आप इस तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हो टू मेक योर रीडर अंडरस्टैंड दैट आप इस वक्त कंपैरिजन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक योर रीडर अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त कोई चीज ऐड कर रहे हो, टू मेक योर रीडर अवेयर दैट यू आर एम्फोसाइजिंग समथिंग, किसी चीज पे जोर दे रहे हो। तो ये अल्फाज ही कन्वे करते हैं रीडर को कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हो, या किस तरफ, किस डायरेक्शन में अपनी पीस ऑफ राइटिंग को लेके जा रहे हो। एक्सक्यूज मी जी। यहाँ हमारी ये वाली एक इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट की। व्हेन यू आर गोइंग, व्हेनेवर यू राइट any piece of writing that's related to cause and effect, तो इस तरह की सर्टेन vocabulary आप यूज कर सकते हो। ये काफी कम है, मैंने तो और भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर, एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू शेयर फ्यू ऐसे के अंदर ही। सॉरी, एक्सेप्शंस अगर आपने बतानी है, देन यू यूज सर्टेन वर्ड्स, कि उसके अलावा ये तो है ही, बट वो भी है, समथिंग लाइक दैट। इलिस्ट्रेटिंग या इलिस्ट्रेशन, जहां आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन द सेम केस, जहां आपने कहीं कोई बात को इलस्ट्रेट करना हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आगे मजीद वजाहत करनी हो, तो यू आर गोइंग टू यूज सर्टेन वोकैबुलरी। ओके, writing phrases, I thought this would be interesting for you and helpful, rather not interesting, helpful for you, कि आप, या तो तुमने फ्रेजेस पढ़े थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो राइटिंग के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम यूज करें अपनी राइटिंग को मिच्योरिटी देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, पता चले लगे पढ़ने वाले को कि किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने
ये पीस ऑफ राइटिंग लिखी है, और वो क्या, सिर्फ हम अपने जो है सेंटेंस के स्टार्टर्स अच्छे चूज करते हैं। क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस के स्टार्टर्स, यानी कि जिसे जिन अल्फाजों से हम अपना जुमला शुरू कर रहे हैं, उन अल्फाजों का चुनाव हमारा इतना अच्छा होता है कि इंटरेस्ट भी डेवलप होता है रीडर का, और रीडर को समझ में भी आ जाती है कि मेरा राइटर किस तरफ जा रहा है मुझको लेकर अपनी राइटिंग के साथ। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अगर कभी ऐसी पीस ऑफ राइटिंग या ओरल कम्युनिकेशन में भी अपनी अपनी ओपिनियन देनी हो, राय देनी हो, यू कैन स्टार्ट आउट विद द सिंपलेस्ट वन, इन माय ओपिनियन डैश 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 whatever the topic may be, from my point of view is another starter, फिर डैश डैश whatever the topic is, okay, in my viewpoint we should go for a vacation। जैसे हम बैठे हैं बात करें फैमिली मेंबर्स की, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बड़ी ईद के ऊपर कहीं घूमने के लिए, तो आप उस कन्वर्सेशन के अंदर अपनी राय दे रहे हो, तो दैट कैन बी डन इन अ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लेवल। ओके, another, as far as I'm concerned, as far as I am concerned, to my mind, टू माई माइंड, कि मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, हम कहते हैं ना, एक आइडिया आया है मुझे, तो वो क्या होता है, वो आप अपनी राय जो दे रहे हो अगले बंदे को कि ये मेरा आइडिया था, ये मेरी राय है, ये मेरा व्यू पॉइंट है जो भी मेरे माइंड में आया, तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, टू माई पॉइंट, टू माई माइंड, एंड दैट्स दैट, जो भी आगे टॉपिक पे जिस पे बात हो रही है। लिस्टिंग पॉइंट्स, अभी हमने बात की थी कि जहां आप किसी चीज में सीक्वेंस या ऑर्डर में चल रहे हो, कहीं आपने लिस्टिंग करनी है आइटम्स की, चीजों की, पॉइंट्स की, तो फिर you can either use firstly, secondly, thirdly and so on and so forth। लास्ट वाले पॉइंट को हम या फाइनली से स्टार्ट करेंगे या लास्टली से स्टार्ट करेंगे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फर्स्टली आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, फोरमोस्ट भी होता है यहाँ मेंशन होगा, यस, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, यानी कि पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट इसका मतलब है कोई पहली, अभी आप अपना पहला मेन पॉइंट रख रहे हो, टू बिगिन विद, इसका मतलब ये है कि अब मैं अपना ऐसे या अब मैं अपनी मेन बात स्टार्ट करने वाला हूँ। जो पहले मैंने बोला था वो इंट्रो था, या लिखा जो था वो इंट्रोडक्टरी था, पैराग्राफ। सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना जुमला, कि मैं आखिरी बात के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे referring and giving examples when it comes to, अगर ये यहाँ नजर आ रहा हो आप लोगों को कि यहाँ नाउन लिखा हुआ है, वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप ये चीज अपनी टर्म स्टार्ट कर सकते हो when it comes to डैश, और इस डैश में नाउन को मेंशन कर दो जो आपका टॉपिक होगा। जैसे कि हम अगर हमारा कोई टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, या व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड हेल्थ, या चाइल्ड लेबर के ऊपर अगर है, तो आप उस नाउन को यहाँ बीच में डाल दोगे। व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग, व्हेन इट कम्स टू वर्क फ्रॉम होम, व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड, वो जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ डाल दोगे नाउन की शक्ल में, या नाउन के साथ आईएनजी लगाकर, यानी कि व्हेन इट कम्स टू वर्किंग फ्रॉम होम, या व्हेन इट कम्स टू exercising on a daily basis और फिर dash, तो आप सीधा सीधा नाउन भी लगा सकते हो, या फिर नाउन के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू, टर्म्स आपकी चेंज हो रही हैं, प्लस के बाद रिक्वायरमेंट आपकी वही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइजिंग, या विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज, आई डिसएग्री, ओल्ड पीपल शुड वर्क लेस देन यंग मैन। आपने ओपिनियन भी दे दी और आपने जो है वो एग्जाम्पल भी और रेफरेंस भी दे दी। किसकी रेफरेंस दे दी? ओल्ड और यंग पीपल की। रिगार्डिंग प्लस नाउन या आईएनजी के साथ।
रिगार्डिंग गार्डनिंग आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। गार्डन आपका और आईएनजी लगा दी, गार्डनिंग। रिगार्डिंग गार्डनिंग, ये जैसे गार्डनिंग के ऊपर बात हो रही है, बाग बगीचों के ऊपर, लॉन के ऊपर, तो आप एक जो वो कह रहे हो कि रेफरेंस दे रहे हो कि रिगार्डिंग गार्डनिंग आई हैव अ पॉइंट टू ऐड व्हेन इट कम्स टू डैश डैश, ठीक है, नाउन या आईएनजी। व्हेन इट कम्स टू मीट अहमद, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त अगर होता है, तो जब भी अहमद से मिलना होता है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट कम ऑन टाइम, पंक्चुअल नहीं है वो। When it comes to meeting Ahmed, you have to wait 2 hours because he's never punctual. Something like that. For instance, for example, such as ये giving examples के synonyms हैं, ठीक है। अच्छा, adding more points, अभी हमने पीछे बात की थी adding वाले की। In addition, in more, furthermore, besides, ये वाला इमेज मैंने इस वजह से डाला कि इसमें ing और noun का भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम गार्डनिंग की ही बात करें तो बिसाइड्स गार्डनिंग, प्लेइंग क्रिकेट इज ऑल्सो माई हॉबी। इन एडिशन टू वॉचिंग मूवीज आई लाइक टू कुक, अगर हम अपनी हॉबीज की बात करें। नॉट ओनली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट ऑल्सो ऑफर माई मॉर्निंग प्रेयर्स। इसको इस तरह भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एडिंग एम्फोसिस, किसी चीज के ऊपर जोर देना। कुछ एक दो टर्म्स जो है वो पिछले वाले इमेज में नहीं थे, इस वजह से मैंने ये यहाँ दोबारा डाला है, नया आपके लिए इमेज जो है वो डाला था। एडिंग एम्फेसिस, इट गोज विदाउट सेइंग दैट, नीडलेस टू से, क्लियरली, ऑब्वियसली, देयर इज अ लिटिल डाउट दैट। ये सारे एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस आपके एडिंग एम्फेसिस के लिए हैं, जब आपने किसी चीज के ऊपर जोर देना हो। आप चाहो कि मेरा रीडर इस बात को समझे कि मैं इस पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा हूँ, तो हम सर्टेन वोकैबुलरी यूज करते हैं। जब आप चाहो कि मेरा रीडर ये समझे कि मैं कोई नया पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, पिछले पॉइंट के साथ मिला रहा हूँ, तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आप चाहो कि आपका रीडर समझ जाए कि आप एग्जाम्पल्स देने लगे हो, तो फिर हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो हम अपनी मेच्योरिटी तो ला रहे हैं राइटिंग में, इंटरेस्टिंग तो बना रहे हैं राइटिंग में, लेकिन साथ में हम अपना मेन मकसद पूरा कर रहे हैं, वो ये कि हमारे रीडर को हमारी पीस ऑफ राइटिंग समझ में आ जाए आसानी से और उसी तरीके से जिस तरह हम कन्वे करना चाह रहे हैं। अल्टीमेट गोल तो रीडर राइटर का यही होता है ना। किसके लिए लिखता है राइटर कुछ भी? रीडर्स के लिए ना। तो अल्टीमेट गोल तो यही है कि मेरे रीडर को समझ में आए। और फिलहाल हमारा अल्टीमेट गोल क्या है फॉर द पेपर, कि हमारे एग्जामिनर को समझ में आए। एग्जामिनर इज गोइंग टू बी आवर रीडर। हमने अपने रीडर के लिए आसानी पैदा करनी है, whoever that reader may be, right? I hope you're getting my point. Contrasting, ऑपोजिट में कोई बात करना, अभी जो हमने पीछे किया यहाँ थोड़े से डिफरेंट है साथ में। अब आप अगर यहाँ देख रहे हो, मेंशन है, दो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, इवन दो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्दो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, प्लस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन या आईएनजी लगाकर नाउन को। ओके, एक्सप्रेसिंग अफेक्ट एंड रीजंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिंग मोर पॉइंट्स, ये वाला ग्रुप ऑफ फ्रेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने पीस ऑफ राइटिंग में 3 4 5 3 बॉडी पैराग्राफ तो लिखने ही है ना। तो एक को हम स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर मोर से, एक को हम स्टार्ट कर सकते हैं मोर ओवर से, किसी को हम स्टार्ट तो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विद, पहला पैराग्राफ आपका ये हो सकता है टू बिगिन विद का बॉडी पैराग्राफ, सेकेंड वाले में आप लिख दो फर्दर मोर, थर्ड वाले में आप लिख दो मोर ओवर। ठीक है, तो ये एडिंग वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। कंट्रास्टिंग वाले इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों भला? क्योंकि
अगर आपको याद हो कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड बॉडी पैराग्राफ जो है हमारा पेपर में जो होगा वो हमने कंट्रास्ट में लिखना है, ऑपोजिट में लिखना है, बिकॉज आर्गुमेंटेटिव स्पीच या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की, आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि दैट यू टॉक अबाउट योर पॉइंट्स, yes, but you also talk about at least one of the opposite points. अपनी बात तो की, लेकिन उसके ऑपोजिट में भी बात करनी है। तो जब हमने ऑपोजिट में बात करनी है तो मतलब कंट्रास्टिंग में बात करनी है ना, तो ऑपोजिट के लिए आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो बच्चे ऑप्ट करना चाह रहे हो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। कॉज एंड इफेक्ट वालों के लिए ये वाली हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है ताकि आप फोकस कर सको कि ये तो ओवरऑल तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती ही है लाइफ में, लेकिन अगर हम एग्जाम के लिए नैरो डाउन डाउन कर दें इस चीज को कि इस पूरे में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किन चीजों पे फोकस करूं, तो वो ये है जो मैंने हाईलाइट किया अभी। दिस बिकॉज फॉर एडिंग पॉइंट्स, this because for argumentative writing when you're going to write an opposite paragraph, and this one is for cause and effect, and the last one is concluding, जो कि आपको दोनों टाइप्स ऑफ राइटिंग के लिए चाहिए होगा, कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के लिए भी, क्योंकि कंक्लूजन तो हमने दोनों टाइप ऑफ राइटिंग में करना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। इन कंक्लूजन, ऑल इन ऑल, टू कंक्लूड, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, इनमें से जो भी आपको इजी लगता है यू कैन स्टार्ट योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ विद दैट। ओके, आई होप इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आई होगी आपको भी कि इस हर चीज को इम्पोर्टेंस का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आइडिएशन। अब अगर मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करूं, याद है हमने पैराफ्रेजिंग की थी कि टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करके हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक टॉपिक आपके सामने ये है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। सोशल मीडिया से रिलेटेड काफी टॉपिक्स आते हैं, कभी लेटर में आ जाते हैं, कभी ऐसे में आ जाती हैं, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट कम इन योर पेपर वन वे और द अदर। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के ऐसे में आए, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको दे सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। आई होप ये समझ आया आप लोगों को, डेफिनेटली इंशाल्लाह समझ आया होगा। अब सेकंड देखते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज of the increased liking of social media by youth। फिर पढ़ती हूँ मैं, what could be the possible causes of the increased liking of social media by youth। इसका रीजन है जो मैं ये दो तीन टॉपिक्स आपके साथ शेयर करी और I'll tell you in a minute। Social media is influencing the youth, leaving behind its efforts। Social media is influencing the youth, leaving behind its efforts। What could be the causes of excessive use of social media? What could be the causes of excessive यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, excessive use of social media। अगर आप इस चीज को देखो कि जी what could be the causes of excessive use of social media, इन चारों टॉपिक्स में कोई चीज तो कॉमन है ना। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सबसे पहले तो आप लोगों ने यही आइडेंटिफाई किया होगा बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ वर्ड या टर्म। एक और चीज कॉमन है, इफेक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जहां कॉजेज होंगे वहां इफेक्ट्स होंगे, जहां इफेक्ट्स होंगे वहां कॉजेज होंगे, ये माइंड में रखिएगा। अज्यूम कर लें कि यहाँ इफेक्ट्स की बात हुई है तो कॉजेज हमने खुद ही अज्यूम करने हैं, यहाँ सिर्फ कॉजेज की बात हुई है तो इफेक्ट्स हमने खुद ही डालने हैं।
क्योंकि कॉजेज और इफेक्ट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ इफेक्ट्स की बात हुई है तो इसका मतलब है कि कॉजेज हमने खुद ही डालने, तो ये वाला कॉज एंड इफेक्ट का है। यहाँ कॉजेज की बात हो रही है, इफेक्ट्स हम डालेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट का है। यहाँ इफेक्ट्स की बात हो रही है, कॉजेज हम डालेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट का है। इधर अगर हम आते हैं तो वो भी द कॉजेज, तो इफेक्ट्स हम डालेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट का हो जाएगा। अब हमें दो चीजें पता चली कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चारों टॉपिक्स हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर ये पीस ऑफ राइटिंग होगी। ये दो बातें तो क्लियर होगी ये चारों चीजों को पढ़ने से। चारों टॉपिक्स में ये दो चीजें तो कॉमन है। अब और क्या कॉमन है, आप समझो कि ये चारों जो है ना आपस में एक दूसरे के काइंड ऑफ मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ? यूथ कौन? यंगस्टर्स। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन लाइकिंग? क्यों पसंद करते हैं ज्यादा, वो याद है ये इधर लिखा है एक्सेसिव यूज, उसका सिनोनिम है काइंड ऑफ इस टर्म का इंक्रीज लाइकिंग ऑफ सोशल मीडिया बाय यूथ। फिर यूथ की बात होगी, सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग यूथ, फिर यूथ की बात होगी, लीविंग बिहाइंड अफेक्ट्स। व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया? इसका मतलब है कि ये सोशल मीडिया से, अभी मैंने ये चार एग्जांपल्स बनाए हैं सिर्फ, आप ये देखो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उसके कॉज, उसके इफेक्ट, यूथ, उसका एक्सेसिव यूज, इसके ऊपर कितना मिलते जुलते टॉपिक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब अगर कोई भी टीचर आपको आपको बता चुकी हो, या मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बेटा मेजर मेजर टॉपिक्स को कवर करना है हमने और करके जाना पेपर के लिए, तो मेजर मेजर टॉपिक्स वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड वो इससे मिलते जुलते कोई भी आपको सवाल बनाकर या स्टेटमेंट बनाकर ऐसे में दे सकते हैं। इसी तरह हेल्थ आपका एक मेजर टॉपिक है, हेल्थ से रिलेटेड वो इसी तरह से कोई भी घुमाकर पाकिस्तानी हेल्थ, जो है हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ के ऊपर, कोविड से पहले की हेल्थ, कोविड के बाद की हेल्थ, इसके ऊपर जो है वो आपसे घुमा फिरा के को बात हो सकती है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात वो डायरेक्टली कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं कि आजकल का क्या सिनेरियो है, बिफोर कोविड आफ्टर कोविड की कंपैरिजन के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। तो वो आपसे इकोनॉमी से इधर उधर घुमा फिरा के कोई सवाल कर सकते हैं। हेल्थ से हो गया, टेक्नोलॉजी एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपसे जो है वो घुमा फिरा के कोई बात पूछ सकते हैं। तो वेन एवर अ टीचर और समवन गाइड्स यू टू गो थ्रू दी important topics for essays and reading passage, तो उनका मतलब होता है ये वाले टॉपिक, सोशल मीडिया, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, वाटर शॉर्टेज और फ्यूल इंक्रीज प्रॉब्लम्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी यानी कि कम पढ़े लिखे लोग, जहालियत। तो ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें एग्रीकल्चर, अपना ऑर्गेनिक फूड्स, ओबेसिटी, मोटापा जो जिसको कहते हैं, उसके ऊपर काफी दफा जो है वो एसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आ चुके हैं। तो ये बेशक पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से ये टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लेना जिनकी मैं बात मैंने की है। और अभी एंड में मैं जो टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो उसमें भी ये काफी सारे टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको ही लेके चलते हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक टॉपिक, मतलब सारे मिलते जुलते हैं ना। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, इसको लेके चलेंगे। यहाँ व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंक्रीज द लाइकिंग ऑफ सोशल मीडिया बाय यूथ, सेम चीज है। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट यूथ के ऊपर क्या है, तो इस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं कि सोशल मीडिया जब यूथ, बच्चे, यंग बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या कॉजेज होते हैं, वजूहत क्या होती हैं कि वो सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल करते हैं, और उसका असर, उनके असरात क्या होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम आइडिएशन करते हैं हम मिलके, ठीक है। अभी पहला वाला देखते हैं कि क्या है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले कि अगर इस तरह का कोई टॉपिक आए तो मैं आइडियाज कैसे निकालूं।
ये आपके सामने। देखा आपने? जी पहला वाला कॉज, लोअर सेल्फ एस्टीम, अफेक्ट सोशल कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स की कंपैरिजन वगैरह वगैरह। वो कैसे, ये कैसे कॉज हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम और उसका ये कि आप सोशल कंपैरिजन कर रहे हो? माइंड में आ रहा है ना सवाल? लो सेल्फ एस्टीम मतलब कि हम अपने आप को कमतर समझते हैं, हम अपने आप को ऐसा कुछ भी नहीं समझे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, कीप दैट इन माइंड। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है कि इंटरनली, नेचुरली, मेडिकली, मेंटली हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं लोगों से। मेरे में ये स्किल्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। उसका डिफरेंस कभी और जाके आप जो है ना रीड आउट करना कि व्हाट्स द डिफरेंस। तो जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है, वो राइटर का मानना यह है कि वो जो है सोशल मीडिया वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं सच। क्यों? वो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं लोगों से, सोशल मीडिया पर जाकर अपने आप की कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर रहे होते हैं। ये देखें तो हमारे जैसा कोई और है वहां सोशल मीडिया पे, या हमसे देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितना ये काम करें, तो वो सोशल कंपैरिजन के ऊपर आ जाते हैं। इफेक्ट ये निकलता है उनका। अब वो कंपैरिजन क्या कर रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटस की, कि उसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास तो है नहीं। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको आप देख रहे होते हो, जिनको आप फॉलो कर रहे होते हो, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ये इफेक्ट निकलता है। एजुकेशनल कंपैरिजन शुरू हो जाती है, एक्सक्यूज मी। कम्युनिकेशन स्किल्स की कंपैरिजन शुरू हो जाती है कि ओके आई लाइक सच एंड सच, लैक सच एंड सच कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो देखो कैसे जो है वो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे में तो ये है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो ये वो वाला सिस्टम होता है कि जहाँ कॉज आपका लो सेल्फ एस्टीम होता है, दैट ड्रैग्स यू टू यूज मोर एंड मोर सोशल मीडिया। और इफेक्ट क्या निकलता है? यू स्टार्ट कंपेयरिंग। इसको सोशल कंपैरिजन बोलते हैं। सोशल कंपैरिजन एक टर्म है, गूगल करके चेक भी कर सकते हो आप। अच्छा, अब देखो, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोगों ने भी प्लीज 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 कीप इन माइंड के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है बच्चों का, यूथ का, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने का रीजन क्या हो सकता है? एम्पल ऑफ फ्री टाइम। एक रीजन ये भी हो सकती है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। उसका इफेक्ट क्या निकलता है? एडिक्शन हो जाती है कि आप रह ही नहीं पाते हो सोशल मीडिया के बगैर। यू नीड टू कीप इन टच, यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन 24/7। सोते वक्त का आखिरी काम ये करोगे, रात को भी आंख खुलेगी तो ये गोना चेक वट एवर इज अपलोडेड और न्यू क्या आया है। सुबह उठ के पहला काम ये, समथिंग लाइक दैट। ये एडिक्शन आपको हो जाएगी, उसके इफेक्ट ये निकलता है। एक कॉज आपका ये हो सकता है कि आपके पास अगर फ्री टाइम ज्यादा है, तो उस फ्री टाइम को आप कहीं और इस्तेमाल करने के बजाय सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं बच्चे, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं। थर्ड कॉज कुड बी influential elements that leads to become a wannabe। इसको जरा एक दफा दोबारा खुद से भी पढ़िएगा। ये लोगों की, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब मुतासिर होना। और वो
उन जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं मुतासिर होकर, या नहीं भी बने तो मतलब उनसे बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे केसेस केसेस के अंदर वो अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़कर जो भी खामियां और अच्छाइयां उस इंसान में होती हैं वो साइड पे करके जिससे मुतासिर हो रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम वो बन जाएं। ना लिटरली उसकी शक्ल इख्तियार कर लें, लेकिन हमारे हरकत, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना, हमारा ये हमारा वो सब उस इंसान जैसा हो जाए या उन लोगों जैसा हो जाए जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो वन ऑफ द कॉजेज कुड बी कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो, इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स की वजह से आप खिंच रहे हो सोशल मीडिया की तरफ, और उसका इफेक्ट क्या निकल रहा है कि यू वांट टू बिकम अ वानाबी। ये जो वानाबी एक अंग्रेजी टर्म है, इसका मतलब वो होता है कि आप वो बनना चाह रहे हो जो कि आप नहीं हो एक्चुअली में, आप किसी और का रूप अख्तियार करना चाह रहे हो। दिस wannabe is a term, is this wannabe is a word जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, यू कैन गो एंड चेक। आप ना चाहते हुए भी आप एक wannabe बन जाते हो, कि आप ना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी आपकी रहती है ना, आप सामने वाले की अपना पाते हो, और बस कुछ अजीब सी चीज हो जाती है। फोर, ये मैंने कुछ जरा ज्यादा अपनी तरफ से लिखे हैं, लेकिन प्लीज प्लीज कीप इन माइंड कि आपने 3 ही बनाने हैं एक्चुअल टेस्ट में। मैंने जगह यहाँ थी तो ज्यादा मैंने जो है ना वो नोट डाउन कर लिया। एक और आपका कॉज हो सकता है लेस और नो टाइम गिवन बाय पेरेंट्स, कि अगर बच्चे सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं तो उसका एक ये रीजन हो सकता है कि शायद पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, या जो भी आपके घर में बड़े हैं या टीचर्स हैं स्कूल में, उनकी तरफ से आपको कम टाइम दिया जा रहा है या टाइम दिया ही नहीं जा रहा है। तो आप उसका इफेक्ट क्या निकलता है कि अब आप आपके पास बड़े हो गए हो, यूथ हो ना। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि वो जो लेगो से खेल लें, डिंकियों से खेल लें एंड ऑल दैट। अब यूथ हो, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया अट्रैक्ट करता है। कभी जैसे ही फ्री टाइम मिला तो वो पेरेंट्स ने टाइम नहीं दे रहे हैं, अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, निग्लेक्ट काइंड ऑफ फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रही है, तो व्हाट यू विल डू कि आप चलो कहोगे मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, देखता हूँ व्हाट्स इन ट्रेंड एंड ऑल दैट। एंड हैबिचुअल क्या उसका इफेक्ट क्या निकलता है कि आपको आदत पड़ जाती है उस चीज की, किस चीज की, आइसोलेशन की। इवन तो कभी आपने गौर किया तो कि एक रूम में बैठ के बहुत सारे लोग जो हैं वो सेलफोन अपने अपने यूज कर रहे होते हैं। तो आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे कमरे में बैठे हो, एक बंदा दूसरे कमरे में बैठा है तो आइसोलेशन होती है। आप एक कमरे में बैठकर भी इफ यू आर नॉट mentally, physically, emotionally available to the other person, it means that you are isolated within yourself, चाहे वो बंदा सामने ही आपके बैठा हुआ हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप आइसोलेशन की आदी हो जाते हैं। फिर आपको जब कोई कहेगा कि आओ बैठे खेलते हैं, आओ बैठे जी पिकनिक पे जाते हैं, आओ ये करते हैं, तो आप इतने आदी हो चुके होते हो अकेले रहने के, then you feel uncomfortable mingling up with people. So that could be one of the effects of not being given time by parents or adults of the house. Okay? अब ये जो सारी बातें मैंने अभी यहाँ बोली और ये लिखी हैं, ये तो पॉइंट्स भी लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स को हमने सेंटेंसेस की शक्ल देकर अपना पैराग्राफ बना लेना है। एक और कॉज हो सकता है जो इजी एक्सेस टू हंड्रेड्स ऑफ एप्स। इसका मतलब कि जो आपको फ्री में नहीं हो जाते, you can join almost any and every app, you can go to any website free of cost, you can use any app or websites, डिजाइन उठा लें, ये कर लें वो कर लें, सारा कुछ अब बहुत इजी हो गया है, बहुत हद तक फ्री हो गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि आपको इजी एक्सेस मिल रहा है, आसानी से आपकी पहुंच में है बे इंतहाशा एप्स एंड वेबसाइट्स। तो ये एक कॉज हो सकता है आपका सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। जैसे अगर हमें पता चले कि जी, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं टिकटॉक पे पैसे लग रहे हैं, ट्विटर के ऊपर पैसे लग रहे हैं, स्नैपचैट के ऊपर पैसे लग रहे हैं,
तो वो हर कोई तो पैसे देके वो उसकी मेंबरशिप नहीं लेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, राइट? तो जब आपको इजी एक्सेस हो रहा है, तो फ्री एंड इजी एक्सेस, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो सोशल मीडिया पे. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द वन ऑफ द रीजंस, बट इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. और उसका इफेक्ट क्या निकलेगा अगर ये कॉज बनता है? तो उसका इफेक्ट ये निकल सकता है कि लेस मोबिलिटी, जैम्ड जॉइंट्स एंड ओबेसिटी. इनमें से कोई एक भी उठा सकते हो अपने इफेक्ट के लिए. मैंने ज्यादा डाल दिए इधर, और आप उसी एक को लेकर जो है वो अपना ऐसे में उसको इलेबोरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. लेस मोबिलिटी मतलब जब हम एक्सेसिवली सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमें हर चीज आसानी से मुयसर आ जाती है. हम ज्यादा टाइम जब उसके ऊपर स्पेंड करेंगे सोशल मीडिया पे, तो हमारी मोबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि चलना फिरना, हमारी एक्टिविटी. हम एक जगह ही बैठे रहेंगे ना. कितनी दफा ऐसा होता है कि सेल फोन हाथ में लेकर हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ के कमरे में काम करेंगे, खाना पकाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, पढ़ाई करेंगे, और साथ में सोशल मीडिया भी देखते होंगे? नहीं. जब हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो फिर हम ज्यादातर एक जगह ही बैठे हुए होते हैं. तो फिर उसका क्या मतलब है? लेस मोबिलिटी, हिलना जुलना कम. और उसका क्या इफेक्ट? एक ये भी कि जैम्ड जॉइंट्स, आपके जो है ना वो जो जॉइंट्स हैं वो जैम हो जाते हैं. आपके जो नीज हैं, आपके एंकल्स हैं, वो प्रॉब्लम देते हैं. जब आप बहुत घंटों बाद बैठकर उठो, तो आपके जिस्म के जो बोन्स हैं वो आपको दर्द करेंगी. दूसरा इफेक्ट आपका ये भी निकल सकता है कि अगर आप इजी इसी का कॉज का एक इफेक्ट बना सकते हो कि ओबेसिटी. क्योंकि इतनी देर एक जगह बैठकर आप कोई सेल फोन यूज कर रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई एक्सरसाइज को आप टाइम नहीं दे रहे हो. मैक्सिमम टाइम आप जो हो वो सेल फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अपना सोशल मीडिया को ही चेकआउट करे चले जा रहे हो, तो आप लेस एक्टिविटी कर रहे हो, लेस मूवमेंट हो रही है. आप मोटे हो सकते हो, ओबेसिटी की तरफ जा सकते हो. ये सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज माना जाता है वन ऑफ द रीजंस फॉर ओबेसिटी. ये इफेक्ट ये निकलता है ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से कि बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी ज्यादा करें, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं. जैसे कि हम कहते हैं ना आंखों की वो विजन खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, सेम इज द केस ये मोटापा भी हो जाता है आपको. आई होप इधर तक क्लियर है. अगेन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले रिमाइंड करा दूं कि आपने 3 इफेक्ट्स एंड 3 कॉजेज लिखने होंगे पेपर में. ये मैंने वैसे ही 5 मेंशन कर दिए. ओके. कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग था. एक और आपके साथ टॉपिक शेयर कर, उसके भी आइडियाज शेयर करेंगे. What could be the causes and effects of parents spending less time with their children? ये भी कॉमनली आता है आपको, और ये ऐसे नहीं आता है ज्यादातर, जब भी आया आई कैफे. What could be the causes and effects of parents spending less time with children? I think I should not repeat that. Like translated in Urdu, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक पूरा. Causes and effects of parents spending less time with their children. अब एक और, what are the causes of poor relationship between parents and children? What are the causes of poor relationship between parents and children? एक और, what could be the causes and effects of parents ignoring their children? अब ये तीन जो हैं, अगेन पिछले वाले की तरह, ये सेम आपस में हैं, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट है. फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा है, सेकंड वाले के थोड़े से नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, थर्ड वाले के और नंबर ऑफ वर्ड्स कम है. चीज वो वही कह रहे हैं कि क्या रीजंस हैं, क्या असरात हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते. कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे क्यों नहीं है. कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स इग्नोरिंग देयर चिल्ड्रन.
वही इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइम कम दे रहे हैं। टाइम कम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं, तभी टाइम शायद कम नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे उनको। तो दे आर काइंड ऑफ लिंक्ड अप, ओके, मिलते जुलते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको, या इससे मिलता जुलता फॉर दैट मैटर, आगे पीछे कोई वर्ड करके और ऑल दैट कॉजेज एंड इफेक्ट की बात हो सकती है बच्चों को और पेरेंट्स को लेकर। कहने का मकसद, कन्वे करने का मकसद मेरा ये है कि पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप के ऊपर भी एसेस आते हैं। इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, आइडिएशन करते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, क्या हो सकते हैं इसकी कॉजेज, क्या हो सकते हैं इसके इफेक्ट्स, ताकि इससे मिलता जुलता कोई आप लोगों को ऐसे आए टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट का, तो कुछ आइडियाज आपके माइंड में ऑलरेडी हों। फर्स्ट कॉज कुड बी लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन, लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन, माँ बाप की तवज्जो की कमी। अफेक्ट क्या हो सकता है उसका, अगर अम्मा पापा कम टाइम दे रहे हैं या अटेंशन कम पे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा कुछ बना के लेके आया, उसको अटेंशन ही पे नहीं कर रहे, वो कह रहे जाओ यहाँ से अभी, बाद में देखूंगा, बाद में सुनूंगा, बाद में करूंगा, आप अटेंशन ही नहीं पे कर रहे हो या कम, बहुत कम पे कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या निकलता है, डिप्रेशन, हैबिट ऑफ आइसोलेशन इन चिल्ड्रन। डिप्रेशन की आदत और आइसोलेशन की आदत बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा बच्चा अगर माँ बाप के पास आया और माँ बाप से उसको टेंशन नहीं मिल रही है, तो फिर शायद वो छठी सातवीं दफा नहीं आएगा माँ बाप के पास। वो कहेगा बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई कम आई एम बीइंग शट डाउन, आई डोंट वांट टू गो टू देम। मैं अपना अकेला ही थी, यानी कि आइसोलेशन। या कुछ बच्चे नेगेटिव में ले लेते हैं इस चीज को, इमोशनल होते हैं, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दूसरा कॉज, पेरेंट्स एक्सेसिव अनटाइमली टेक्नोलॉजी यूज। पेरेंट्स की बहुत ज्यादा या गलत वक्त पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही रीजन हो सकता है कि बच्चे और माँ बाप में दूरी आ रही है। यानी कि ये भी, एक मिनट पॉज करें बेटा, अजान हो रही है। Yeah. So the second cause could be parents excessive and untimely technology use. कि पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा और गलत वक्त पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कॉज हो सकता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान फासले का। जब बच्चों को उनकी जरूरत है तो वो फोन पे लगे हुए हैं, खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं तो perhaps they're still using their cell phone, and if the child comes to talk to them, to share something, to ask something, तो perhaps वो उदास है तो कुछ शेयर करने आ रहा है, बट पेरेंट्स इज बिजी, सो इस वजह से अनटाइमली, गलत वक्त पर, और एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा। इन दोनों में से हम कोई एक चूज कर सकते हैं। मैंने इस वजह से स्लैश डाला हुआ है कि जो भी मुनासिब लग रहा हो तो उससे बंदा चूज कर ले। अफेक्ट क्या निकल सकता है, एग्रेसिव एंड स्टबर्न किड्स। एग्रेसिव, गुस्से वाले, उनमें गुस्सा आ जाता है, भर जाता है, नेचर ऐसी हो जाती है उनकी, स्टबर्न हो जाते हैं, यानी कि जिद्दी बन सकते हैं बच्चे। इफेक्ट ये निकल सकता है कि when parents are not giving them the due time, the required time that they should give to their children, the effect could be that their children might get aggressive and become a stubborn person, यानी कि जिद्दी बच्चा। Third could be a cause, long hour studies। यहाँ बेचारे पेरेंट्स से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, इधर बच्चों से रिलेटेड बात हो रही है कि बच्चों और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन कम होना, टाइम स्पेंड कर कम कम कर पाना। अगर माँ बाप चाह भी रहे हैं, बच्चे चाह भी रहे हैं कि चलो जी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक कॉज ये भी हो सकता है कि बच्चों के स्टडी आवर्स आजकल के जमाने में इतने ज्यादा हैं कि माँ बाप को और बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता।
आप देखो सुबह 8 o'clock 7:30 बच्चे घर से निकले, 2:30 3 o'clock कुछ बच्चे घर पहुंच रहे होते हैं, तो मुश्किल दे हैव लंच एंड देन दे आइदर चेंज और लाइक रेस्ट किया जरा सा अगर कर सकते हैं थोड़ा सा वो भी, और उसके बाद दोबारा से या तो घर पे पढ़ाई शुरू कर दी दोबारा होमवर्क वगैरह, या ट्यूशन के ऊपर चले जाते हैं, और फिर 3 घंटे 2 घंटे की ट्यूशन पढ़ के घर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, एंड अगेन दे गो टू स्लीप आफ्टर चेकिंग देयर बैग एंड एवरीथिंग। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का किधर वक्त मिल रहा है ना? तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, लॉन्ग स्टडी आवर्स। अफेक्ट क्या होगा? सेपरेशन विद पेरेंट्स, लूज फैमिली एक्वेंटेंस। सेपरेशन विद पेरेंट्स वो वाली नहीं कि घर छोड़ के चले जाना, यानी कि इट्स समवॉट रिलेटेड टू काइंड ऑफ आइसोलेशन आप कह सकते हो, लेकिन सेपरेशन मतलब कि यू इवन इफ यू वांट टू, आइसोलेशन में तो ये होता है ना कि बच्चा चाह ही नहीं रहा होता किसी से मिलना जुलना। इधर सेपरेशन विद पेरेंट्स का हवाला ये है, फैक्ट ये कि इवन इफ यू वांट टू, बट आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा टाइम तो सेपरेटेड ही रहते हो। आइदर यू आर इन स्कूल, अगर हम इस कॉज को लेकर चल रहे हैं, तो आइदर यू आर स्टडिंग इन स्कूल, या फिर अगर हम अपनी रिलीजन की बात करें तो कारी साहब आ जाते हैं, उनसे थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद आप ट्यूशन के ऊपर चले जाते हो, तो वो वाली सेपरेशन हो रही है पेरेंट्स से कि यू आर नॉट अवेलेबल, किड्स एंड पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ईच अदर अंडर वन रूफ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, ये वो वाला सेपरेशन है, आई होप यू गेट इट नाउ। उसका क्या होता है कि लूज फैमिली एक्वेंटेंस, आपकी जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप बनना चाहिए एक फैमिली का, वो स्ट्रांग नहीं होता, वो लूज होता है, ढीला ढाला किस्म का, तो वो यहाँ इस वजह से मैंने कहा था कि सेपरेशन जब पेरेंट्स से होती है आपकी, तो फिर ये होता है कि आपका लूज जो है वो फैमिली एक्वेंटेंस होती है, जो फैमिली बॉन्ड है या फैमिली रिलेशनशिप है वो आपकी स्ट्रांग नहीं होती। आई होप कि क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब ये एक कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे है जो कि मैंने इसी टॉपिक का है, रादर पेरेंट्स नॉट स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। टॉपिक हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। इट कुड बी आइदर दिस, व्हाट कुड बी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स स्पेंडिंग लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रन। क्या रीजन और उसके असरात हो सकते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ कम वक्त गुजारते हैं, या बच्चों को इग्नोर करते हैं पेरेंट्स। क्या रीजन हो सकती है उसकी? ठीक है, इन दोनों को माइंड में रखते हुए हम अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आपने मुझे ये बता तो सकते नहीं हो अभी क्योंकि यू गाइस आर नॉट लाइव एट द मोमेंट, बट वरना मैं आपसे पूछती कि मुझे बताएं कि ये पीस ऑफ पैराग्राफ जो है, 2.5 लाइन, आपको कौन सा पैराग्राफ लग रहा है, इंट्रो या बॉडी या कंक्लूजन, वट एवर, बट अभी हम पढ़ते हैं इसको। These days, the tradition of parents spending time with their children is losing its role due to busy routines, comma, लगा हुआ है, leaving behind unescapable consequences, especially for the children. तो मैं फिर पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है। These days, the tradition of parents spending time with their children is losing its role. पहले इसको यहाँ ब्रेक करते हैं। आजकल के जमाने में जो ट्रेडिशन एक था, जो रिवायत एक थी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वक्त गुजारते थे, वो खत्म होता जा रहा है, वो उसका जो रोल है वो खत्म होता जा रहा है। रीजन ड्यू टू बिजी रूटीन्स, रीजन यहाँ बता दिए उन्होंने। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब वजह से, जिस वजह से, ड्यू टू भी आप कॉज की जगह यूज कर सकते हो। ड्यू टू बिजी रूटीन्स। अब यहाँ उन्होंने अम्मा अब्बा दोनों और बच्चों तीनों की बिजी रूटीन्स की बात कर दी है यहाँ। यहाँ उन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ अम्मा अब्बा बिजी है। अभी हमने पीछे क्या बात की थी कि बच्चे भी तो बिजी हो जाते हैं ना पढ़ाई में। तो उन्होंने सीधा कहा है कि ये ट्रेडिशन जो है, रिवायत बच्चों के माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की, खत्म होती जा रही है।
वजह क्या है? बिजी रूटीन्स। अब वो अम्मा अब्बा और बच्चे तीनों की, क्योंकि हम पीछे वही बयान कर चुके हैं। आप समझो कि अगर आप लोग एक्चुअली में ये 3 पॉइंट्स बना के आते हो राइट हैंड साइड के ऊपर, तो आपने यहाँ वो मेंशन कर दिया बिजी रूटीन्स। अंदर जाके पैराग्राफ में इलेबोरेट करोगे कि हम बच्चों की बिजी रूटीन की भी बात कर रहे थे और अम्मा अब्बा के भी बिजी रूटीन की बात कर रहे थे। अच्छा, कॉमा की बात क्या है ग्रीन में, ये मैंने जान के हाईलाइट किया है। लीविंग बिहाइंड अनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंसेस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। जहां हमने ड्यू टू की बात की और कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, हमने अपने रीडर को बता दिया व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग आई एम डूइंग। राइटर ने अपने रीडर को इन दो टर्म्स से बता दिया है कि मैं कॉज एंड इफेक्ट की राइटिंग करने वाला हूं। ये जो पीस ऑफ राइटिंग होगा इसको क्या नाम देंगे, इसकी टाइप का क्या नाम होगा? कॉज एंड इफेक्ट। हालांकि उसने लिखा तो नहीं है ना, आई एम गोइंग टू राइट एन एसे दैट इज गोइंग टू बी कॉज एंड इफेक्ट। ये इतना लंबा जुमला नहीं लिखा उसने, सीधा सीधा आसान जबान में नहीं ना बताया उसने, लेकिन अपने सेंटेंस को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है, इस तरह बनाया है कि उसने अपने सेंटेंस के जरिए अपने रीडर को बता दिया है कि ये मेरी पीस ऑफ राइटिंग किस टाइप की होने वाली है। तो हमने भी यही करना है पेपर वाले दिन, कि अगर हम कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिख रहे हैं, तो हमने भी अपने जुमले से रीडर को बताना है कि भाई मैं कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ। दोबारा से एक दफा पढ़ते हैं, फिर हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे जाते हैं। These days, the tradition of parents spending time with their children is losing its role due to busy routines, leaving behind unescapable consequences, especially for the children. क्योंकि देखो, मुतासिर तो बेचारे बच्चे होंगे ना, माँ बाप तो बड़े हैं, वो भी थोड़ा बहुत मुतासिर होंगे, लेकिन जो ज्यादा अफेक्ट होता है मेंटली फिजिकली, हमने पीछे बात की थी ना, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हमने लिखा है कि अनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऐसे असरात जिनसे बचना मुमकिन नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए। These days, the tradition of parents spending time with their children is losing its role due to busy routines, लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं ये बिजी रूटीन्स, जिनकी वजह से माँ बाप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, और नतीजा क्या निकल रहा है? नाकाबिले फरामोश नताइज, जिनसे हम पीछा नहीं छुड़ा पा सकते, स्पेशली बच्चों के लिए। अनस्केपेबल, स्केप का नहीं, के फरार हासिल करना, हम बच नहीं सकते उनसे, ऐसे असरात होते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई। And if we count the words, how many words do you find here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. बस इसी लिमिट में रहना है हमने, इससे ज्यादा नहीं कर सके हम। कम कर लें तो गुड है, नंबर ऑफ वर्ड्स 22, 23, 24 कर लें तो गुड है, बट इससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। Okay, this is the first body paragraph. अभी हमने पीछे कॉज क्या किया था? लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन, याद है? अब आप ये देखना कि जहां जहां रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दोज आर दी कॉजेस, एंड ब्लूज में जो है आर दी अफेक्ट्स, जो कि हमने पीछे मेंशन किए थे अभी। अगर हम पीछे जाके देखें तो आइसोलेशन के साथ हमने क्या किया था, ये लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन के साथ हमने क्या किया था? डिप्रेशन एंड आइसोलेशन, राइट? तो इधर भी क्या है? लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन, डिप्रेशन एंड आइसोलेशन। वही हो गया ना जो पीछे लिखा था। यही वो चीज चेक करेंगे एग्जामिनर्स, कि जो बच्चे ने बॉक्स में लिखा था राइट हैंड साइड पे, वो क्या बच्चे ने पैराग्राफ में मेंशन किया है, या पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया है कॉजेज और इफेक्ट्स, और राइट हैंड साइड बॉक्सेस में कुछ और लिखे थे। तो फिर वो आपको मार्क्स कम देंगे, वो मैच करेंगे, वो टेली करेंगे।
कि whether what the child has written in the boxes is written in the essay or not. Getting my point? Okay, we'll start reading the first body paragraph. Intro अभी हमने पढ़ लिया कि first body paragraph is we are going to make 3 causes and come up with 3 effects, right? One of the main culprits, one of the main, आपका ये जो term है, जो expression है, ये पहले body paragraph के लिए ही आप use कर सकते हो, क्योंकि आप कह रहे हो one of the main, another नहीं कह रहे कि एक और. One of the main culprits is lack of parental attention. One of the major causes, कभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको. Due to career and other activities, parents do not find required time for their children, which leaves adverse effects on them, such as. अब हमने खाली यहाँ बात नहीं छोड़ देनी कि जो उनके ऊपर बुरे असरात पड़ जाते हैं बच्चों के ऊपर, एंड फुल स्टॉप. वो तो पता है हमें कि बुरे असरात पड़ जाएंगे, लेकिन क्या बुरे असरात पड़ेंगे. हमने अफेक्ट में भी ये नहीं लिखना खाली कि बच्चों के ऊपर बुरे असरात पड़ जाते हैं. बच्चों पे कौन से बुरे असरात पड़ जाते हैं, हमने वो बुलेट पॉइंट्स पे यहाँ लिखना है राइट हैंड साइड पे, जब हम बॉक्सेस फिल कर रहे होंगे. ठीक है, और उन्हीं को फिर हम यहाँ सेंटेंस की शक्ल में दे दिया हमने, इन्हीं तीनों चीजों को जो हमने वहां बुलेट पॉइंटर्स में बनाए थे बॉक्सेस के अंदर. ड्यू टू करियर एंड अदर एक्टिविटीज, parents do not find required time for their children, which leaves adverse effects on them, such as depression, isolation, and being reserved, to name a few. ये जो मैंने 3-4 वर्ड्स एंड के लिखे ना, ये थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए मैं अभी बताती हूँ इसका मतलब, अगर कुछ बच्चों को नहीं आता तो टू नेम अ फ्यू का. इसको एक बार फिर पढ़ते हैं. मैं ये चाह रही हूँ कि ये ऐसे पढ़ने के बाद मेजर पॉइंट्स आपको बच्चे समझ में आ जाए कि आपने कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे असल में किस तरह अटेम्प्ट करना है और क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है, या किस प्रोसीजर से आपको कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखना चाहिए. मैंने कोशिश ही की कि मैं सिंपल तरीन लैंग्वेज इसमें डालूं. जी, I'll read it out again. One of the main culprits is lack of parental attention, यानी कि माँ बाप की तरफ से तवज्जो की कमी. Parental attention means माँ बाप की तरफ से तवज्जो की कमी, lack of parental attention. Due to career, नौकरी पेशा माँ बाप अगर हैं, जॉब पे जाते हैं, career means आपका प्रोफेशन, and other activities. अब एक्टिविटीज को बताने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हमने लिमिटेड लिखते हैं. ठीक है, और यही पैराग्राफ, यही ऐसे अगर आपको 1000 वर्ड्स का लिखने को आ जाए तो इधर आप बिल्कुल आराम से एक्टिविटीज को भी बता सकते हो कि अम्मा पापा कौन कौन सी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते. लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स कम है बेटा, तो इस वजह से हम लिमिटेड बना रहे हैं पैराग्राफ को. ठीक है, कीप इन माइंड. ये हम नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाते चले जाएंगे. अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने की हमें इजाजत होगी तो हम इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते चले जाएंगे. जिसको उर्दू में कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. तो जितनी फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम अपने पैराग्राफ में डालते जाएंगे, वो उतना इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा रीडर के लिए. लेकिन हमारे पास वर्ड्स की लिमिटेशन है, इस वजह से हम मेन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनके डिटेल में हम जा ही नहीं रहे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में अम्मा अब्बा बिजी रहते हैं. ठीक है. Due to career and other activities, parents do not find required time for their children, which leaves adverse effects. Adverse मतलब बहुत मतलब नेगेटिव, परेशान कुन और बहुत एक्सट्रीम इफेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के ऊपर छोड़ जाते हैं. सच एज, वो पीछे जो हमने बात की थी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, एंड बीइंग रिजर्व, यानी कि चुप चुप रहना. जैसे वो मेहमान आए हैं तो कोने में जाके बैठ जाना, सीट के ऊपर कोने पे, स्टूल पे, ज्यादा बात नहीं करना, थोड़ी देर बाद कमरे से गायब हो जाना,
वो रिजर्व रिजर्व रहना, कोई बात करे तो शायद जवाब दे देना, खुद से कोई बात ना करना। तो ये चेंजेस आ सकती हैं, ये 3 चेंजेस बच्चों में आ सकती हैं, उनका असर असर ये निकलता है। तो नेम ऑफ यू, यानी कि इसका मतलब मैंने ये कहा है कि ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ बता रही हूँ आपको, इससे ज्यादा भी और हैं। तो नेम ऑफ यू मतलब ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, डिप्रेशन, आइसोलेशन एंड बीइंग रिजर्व, टू नेम ऑफ यू। इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, टू नेम ऑफ यू का मतलब ये है कि बस ये चंद फिलहाल आपके सामने पेश है, खिदमत है। ठीक है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ, यानी कि कॉज टू एंड अफेक्ट टू। बिसाइड, बिसाइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेकंड पैराग्राफ, यानी कि जो मैंने अभी ऊपर बात की थी उसके अलावा ये भी बातें ऐसी हैं, बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो बिसाइड्स का मतलब ये है कि जो भी मैंने ऊपर बोला उसके अलावा फलाना फलाना बात भी मेरी उस बात के साथ ही है अभी, कि बच्चों का माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। बिसाइड्स, इवन इफ पेरेंट्स स्टे होम, they may use a computer or smartphone almost all day, ignoring their young ones and their daily needs. अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये देखा आपने, पेरेंट्स एक्सेसिव अनटाइमली टेक्नोलॉजी यूज, और टेक्नोलॉजी की बात हमने पैराग्राफ में किस शक्ल में की है, सेलफोन और कंप्यूटर की शक्ल में। टेक्नोलॉजी ही है ना वो, तो हमने लिटरली वर्ड यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं डाला। देख रहे हो ये चीज, इसलिए मैं आपको पीछे लेके गई हूँ। हमने कॉज एंड इफेक्ट में के बॉक्स में मेंशन कर दिया टेक्नोलॉजी को, लेकिन यहाँ आकर हमने टेक्नोलॉजी की वजाहत की, ताकि हमारा जुमला, एक सेंटेंस और हमारा पैराग्राफ थोड़ा सा 3-4 लाइनों का तो बन सके ना। बिसाइड, इवन इफ पेरेंट्स स्टे होम, अगर अम्मा अब्बा घर पे भी रहते हैं तो they may use a computer or cell phone almost all day, and that is true, I agree to that, ignoring their young ones and their daily needs. अब डेली नीड्स में जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ छोटे बच्चों की ही बात करें, अगर क्लास 7, 8, 9, 10 के भी बच्चे हैं उनकी भी तो डेली नीड्स होती हैं। माँ बाप का टाइम उनको भी चाहिए होता है, कोई अच्छी बुरी बात, कोई उदासी, कोई खुशी, कोई चीज की जरूरत, कोई मशवरा करना, कोई बात शेयर करना, बड़ी सारी चीजें होती हैं टीनेजर्स बच्चों में भी, जो कि माँ बाप का वक्त उनको चाहिए होता है, राइट। तो वो यहाँ उनसे मुराद वो डेली नीड्स की है, भाई खाना दे दिया, कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो, इफ यू आर बिजी यू विल बी इग्नोरिंग द डेली नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन। एज अ रिजल्ट, रेड में मैंने आपको बताया था हमारा कॉज था, और ब्लू में हमारा अफेक्ट है, और ये टर्म हम यूज करेंगे अफेक्ट के लिए, एज अ रिजल्ट, यानी कि नतीजतन क्या हुआ, या नतीजतन ये हुआ कि द चिल्ड्रन गेट एग्रेसिव, स्टबर्न एंड इल मैनर्ड। नतीजा ये निकला, या नतीजतन ये हुआ कि बच्चे गुस्सैल हो गए, जिद्दी हो गए और बदतमीज हो गए। मैनर्स होता है ना तमीज, इल मैनर्ड होता है बदतमीज। एक दफा फिर पढ़ के हम मूव ऑन करते हैं। I dearly hope that this, especially today's lesson, um, like is beneficial for you guys. I really want it to be, क्योंकि मैंने सोचकर कुछ प्लान किया था कि मैं इस तरह ब्रेक डाउन करूं आपके लिए ऐसे को, पैराग्राफ्स को, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से मैं समझा सकूं चीजों को। एंड आई होप कि ये हो पा रहा है। कलर कोऑर्डिनेशन भी मैंने इसीलिए की है जी। Besides, even if parents stay home, they may use a computer or a smartphone almost all day, ignoring their young ones and their daily needs. As a result, the children get aggressive, stubborn, and ill-mannered. क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स की बेटा लिमिटेशन है, तो इस वजह से हम एक पैराग्राफ में इससे ज्यादा लिख नहीं सकते इन अ वे, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी हमने बात स्टार्ट की ही है
और हमने बात को एंड भी कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर मैं आपको सच में बताऊं कि ये जब हम सारे पैराग्राफ्स को कर लेंगे तो ये कम से कम 165 वर्ड्स बने हैं। अब इससे और कम हम क्या करें, लेकिन असल में वो इस वक्त आईकेप वाले वो चीज टेस्ट नहीं कर रहे कि स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का ऐसे लिख सकता है। वो ये चेक कर रहे हैं कि आया स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है। बस उनको इस वक्त नंबर ऑफ वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे लिख सकता है, वो ये चेक कर रहे हैं कि उसको ब्रेकेज पता है, ब्रेक डाउन पता है, ये पता है कि 5 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, उसको ये पता है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ से अलग होते हैं। उस वो ये चेक करें कि उस बच्चे को ये पता है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ में, इंट्रो पैराग्राफ में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं, किस पैराग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बच्चे को पता है। इंट्रो में जो लिखना है वो कंक्लूजन में नहीं लिखना है, जो मिडिल में लिखना है वो फर्स्ट में नहीं लिखना है। तो ये सारी अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चे को पता है, वो ये चीज चेक कर। जी नेक्स्ट, थर्ड कॉज एंड थर्ड इफेक्ट। यू कैन स्टार्ट विद द वर्ड फर्दर मोर, यानी कि मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और कॉज एंड इफेक्ट आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, फर्दर मोर का मतलब ये हुआ कि मजीद आगे चलते हुए ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि क्या है? Furthermore, modern day kids spend their hours on studies in extra classes. अभी हमने पीछे देखा था ना वो एक्स्ट्रा लॉन्ग आवर्स बच्चों के, तो वो रेड में आपका कॉज, ब्लू में आपका फैक्ट है। Furthermore, modern day students spend their hours on studies, extra classes, जो कि ट्यूशन के नाम पर होती हैं, doing homework, etc. They all meet on dining table, that too with cell phones. They का मतलब क्या है? Parents and children. They all meet on dining table, that too with phones. Consequently, no or loose family bond can be seen. फैमिली एक्वेंटेंस की बात की थी ना मैंने, फैमिली टुगेदरनेस में कमी आ जाती है या कमजोर हो जाती है, फैमिली का एक यकजा होना, वो उसमें कमी नजर आती है या होती ही नहीं है फैमिलीज के अंदर। मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ। फर्दरमोर, मॉडर्न डे किड्स, आजकल के जमाने के बच्चे, स्पेंड देयर आवर्स ऑन स्टडीज, एक्स्ट्रा क्लासेस एंड होमवर्क। ये तीनों चीजें तो आपको समझ में आ गई। एक्स्ट्रा क्लासेस मीन ट्यूशन, स्टडीज मीन जो उनकी रेगुलर पढ़ाई है, और होमवर्क ऑब्वियसली जो उनको घर के लिए काम मिलता है। दे ऑल मीट ऑन डाइनिंग टेबल, दैट टू विद फोन्स। मिलते तो हैं अम्मा अब्बा बच्चों से और बच्चे अम्मा अब्बा से, लेकिन हाथों में फोन्स होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स ये नतीजतन, अगेन ये सिनोनिम, एज अ रिजल्ट का सिनोनिम है। इसकी जगह आप कॉन्सिक्वेंटली की जगह रिजल्टिंग इन भी लिख सकते हो, लेकिन पीछे वाले पैराग्राफ में मैंने एज अ रिजल्ट लिख दिया था, तो यहाँ मैं वो रिजल्ट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं डालना चाह रही। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि अगेन नतीजतन, नो और लूज फैमिली बॉन्ड कैन बी सीन। ये फैमिली यकजहती या तो बहुत कमजोर है या है ही नहीं, ये देखने में आता है। कैन बी सीन यानी कि देखने में आता है, ये सुना जाता है, ये माना यह जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में फैमिलीज की या तो वो बॉन्डिंग नहीं होती, एक्वेंटेंस नहीं होती, टुगेदरनेस नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। ये देखा जाता है, ये देखने में आता है या ये माना जाता है। कैन बी सीन का मतलब ये है। आई थिंक अब इसको एक दफा और नहीं पढ़ती मैं, फिर बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे जाते हैं। In conclusion, you can start with this phrase by all means. In conclusion, despite busy routine, guardians should balance time and spend it with their offspring in order to provoke family bond
and for the sake of their children's development. In conclusion, में हम वो बातें बोलते हैं या लिखते हैं जो हमने ऊपर शेयर की होती है। उन शेयर्ड बातों में से मेन बातों को हम यहाँ मुख्तसरन पैराफ्रेज करके लिखते हैं, वेरी ब्रीफली। इन कंक्लूजन, डिस्पाइट द बिजी रूटीन, यानी कि बिजी रूटीन होने के बावजूद, चलो हमने मान लिया कि पेरेंट्स जो हैं वो बिजी होते हैं, यहाँ वो कह रहे हैं कि बिजी रूटीन के बावजूद गार्डियंस को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे के केयर टेकर हैं या जो बच्चे की देखभाल करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चे की अ, परवरिश करना, अपब्रिंगिंग करना, देखभाल करना, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो गार्डियंस हैं, उनको ये चाहिए कि वो टाइम को बैलेंस करें, अपना काम और बच्चों को टाइम देने में बैलेंस करें, और वो टाइम जो निकाल रहे हैं वो बच्चों के साथ यूटिलाइज करें। ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे, एंड दे शुड स्पेंड इट विद देयर ऑफस्प्रिंग इन ऑर्डर टू प्रोवोक फैमिली बॉन्ड। क्यों करें वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, क्यों करें वो काम और टाइम को बैलेंस, ताकि वो वक्त निकाल सकें बच्चों के लिए, ताकि वो फैमिली बॉन्ड को अहमियत दे सकें, इम्पोर्टेंस दे सकें, बच्चों को समझा सकें कि फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली को टाइम देना, फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली टुगेदरनेस कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसको उजागर करें बच्चों के सामने। एंड, और साथ में एक और रीजन की वजह से भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड के बाद ये है, फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए भी माँ बाप को या गार्डियंस को बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, उनको तमीज वगैरह सिखाना, तो वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के लिए भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ठीक है, आई होप के क्लियर है। एक दफा लास्ट पढ़ के फिर पूरा ऐसे हम एक दफा दोबारा से पढ़ते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इन कंक्लूजन, डिस्पाइट बिजी रूटीन, guardians should balance time and spend it with their offspring in order to provoke family bond and for the sake of their children's development। अब ये पूरा ऐसे आपके सामने है, आप ये समझो कि बस आपने इतने 155 157 वर्ड्स लिखते हैं बस। कलर कोऑर्डिनेशन मैंने वही रखी है जो ग्रीन में है, वो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि मैं कौन सा टाइप ऑफ ऐसे लिख रहा हूँ। रेड्स के अंदर हमारे जो है वो कॉजेज हैं, और ब्लूज के अंदर हमारे अफेक्ट्स हैं, और ब्लैक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे इन कॉजेज और अफेक्ट्स को सेंटेंस और पैराग्राफ की शक्ल देने के लिए हमने ये वर्ड्स और सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं जो कि ब्लैक में है, ताकि हमारे कॉजेस की और इफेक्ट्स की आपस में कनेक्शन बिल्डअप हो सके, कनेक्टिविटी हो सके, ब्रिज बन सके बीच में ये वर्ड्स कॉजेस के और इफेक्ट्स के। इस वजह से ये हमने ब्लैक में वर्ड्स डाले पैराग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि हमने पॉइंटर्स को नहीं ना बना के देने, हमने पैराग्राफ्स बना के देने। ठीक है, आई होप के क्लियर है। ओके, स्टार्ट से पढ़ते हैं। These days, the tradition of parents spending time with their children is losing its role due to busy routines, leaving behind unescapable consequences, especially for the children. One of the main culprits is lack of parental attention. Due to career and other activities, parents do not find required time for their children, which leaves adverse effects on them, such as depression, isolation, and being reserved, to name a few. Besides, even if parents stay at home, they may use a computer or a cell phone almost all day, ignoring their young ones and their daily needs. As a result, the children get aggressive, stubborn, and ill mannered. Furthermore, modern kids spend their hours on studies,
extra classes, doing homework, etc. They all meet at the dining table, that too with phones. Consequently, no or loose family bond can be seen. In conclusion, despite being busy despite being having a busy routine, guardians should balance time and spend it with their offspring in order to provoke family bond and for the sake of their children's development. एज अ होल जब आपके ये सामने आया है तो वो थोड़ा ज्यादा सेंस बनाएगा, लेकिन मैंने ब्रेक डाउन उसको जान के किया था, एक एक पैराग्राफ को लेके मैं चली थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन देकर बेटर समझ आ जाए, और उसके बाद फिर हम इस ऐसे को एज अ होल पढ़ें, तो कनेक्शन बिल्डअप आपको फील आएगी कि हाँ ये जो कॉजेज और इफेक्ट्स हैं आपस में रिलेटेबल हैं, आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। आई होप कि ये जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है अभी तक। अच्छा जी, रेकमेंडेड ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अगेन कीप इन माइंड कि अभी हम कॉज एंड इफेक्ट पर करें, तो रेकमेंडेड टॉपिक्स जो है वो आपकी कॉज एंड इफेक्ट के हैं। शेयर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक ये आपका टॉपिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के जरिए कैसी दुनिया के डिफरेंट मुल्क जो है वो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। आपस में ऐसे लगता है कि बस हम इनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनके बारे में भी हमें पता है, उसके बारे में भी हमें पता है। तो इकोनॉमी के बारे में हमें पता होता है, हमारी इकोनॉमी किसी और की इकोनॉमी से रिलेटेबल होती है, अफेक्टेड होती है, उनकी इकोनॉमी से हम अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह की यानी कि एक ग्लोबल विलेज आप समझो कि दुनिया बन गई है। उसके क्या कॉजेज और उसके क्या रीजंस हैं? ग्लोबल वार्मिंग इज a growing issue worldwide. What are its causes and effects? ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में जो है वो बढ़ रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक वो आपको दे सके, क्लाइमेट चेंज। ये व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? एक ही चीज है ये बेटा, मैंने डाली अलग अलग इसलिए ताकि ऐसे लगे, देखने में ये लग रहा है कि ये अलग ऐसे है, ये अलग ऐसे है, लेकिन अगर डीप डाउन चेक करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही चीज है। उसमें भी ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर हम वार्मिंग के साथ साथ गर्मी के साथ असरात के साथ साथ हम जो है वो रेन की और फ्लड्स की बात कर सकते हैं, लेकिन है तो वो मौसम से ही रिलेटेड ना। राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगेन यहाँ उन्होंने पाकिस्तानी इन्फ्लेशन की बात नहीं की है, ग्लोबल की। वर्ड अगर ग्लोबल नहीं भी डाला तो जहां उनने सिंपल आपको कोई टर्म दे दी है तो इसका मतलब है कि वो जर्नलाइज तरीके से आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होना कि कमी बेशी क्यों आ रही है फ्यूल के अंदर पाकिस्तान में, पैसे महंगाई क्यों हो रही है, वो ओवरऑल बात कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा आता है, अगर वो इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान बताएंगे तो फिर जाहिर बात है हमने सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक होकर बात करनी है। शेयर द कॉजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स। आप ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की वजूहात क्या थी या हैं, और अब वो क्रिएट हो रहे हैं तो उनके कॉजेस के साथ उनके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और कॉज और इफेक्ट में बेटा जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ
नेगेटिव में बात करूं, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर मैं बात कहूं आपको कि मैं अपने पॉइंट को किस तरह जस्टिफाई करूं, वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आपका काम ही ऑनलाइन चलता है, तो आपको ज्यादा आवर्स जो हैं वो स्क्रीन को देने पड़ेंगे ना। लैपटॉप पे बैठोगे, सेल फोन पे बैठोगे, क्योंकि काम ही आपका ऑनलाइन है। लोगों की ईमेल आ रही है, ईमेल का जवाब दे रहे हो, कोई शॉपिंग आपके वेबसाइट से कर रहे हैं, आप उनके शॉपिंग को जो है वो उनको पहुंचा रहे हो, डीलिंग हो रही है। और आप क्वेश्चन आंसर्स वो कर रहे हो, आप जो है कोई आपका सामान वापस आ गया, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, ये सारा कुछ आपका ऑनलाइन ही चीजें चल रही हैं। ऐसा आपका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है जहाँ बैठकर आप काम करते हो। तो फिर भी ऐसी सिचुएशन में स्क्रीन टाइम आपके लिए नेगेटिव होगा। आपकी तो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो। तो फिर उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी तो निकलेगा कि यस आप अर्न कर रहे हो। उसका एक नेगेटिव बेशक आप बना सकते हो, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से आईसाइट वीक होती है। यस, बाय ऑल मींस यू कैन से दैट। लेकिन सिर्फ बुराई ही नहीं होगी। अगर वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो तो आपके लिए तो पॉजिटिव हो गया ना। उसका इफेक्ट इफेक्ट क्या निकल रहा है? आप स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हो, इफेक्ट ये निकल रहा है कि आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो जब आपका प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा हो रहा है, तो वो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, वो तो पॉजिटिव में जाएगा। सो हर दफा जब भी कॉज एंड इफेक्ट का टॉपिक माइंड में आए या आपके सामने आए या उसकी आइडिएशन करो, तो सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में मत सोचो। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, उसका पॉजिटिव पहलू भी देखें कि क्या इस कॉज के कोई पॉजिटिव इफेक्ट निकल सकते हैं, या कॉज भी पॉजिटिव हो सकता है। If not, then go for the negative. That is what I'm trying to say. Okay. Topic number 6. What could be the causes and effect of child labor? इसके ऊपर काफी दफा आया चाइल्ड लेबर पे। ऐसे आप ये समझो कि जो अभी तक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये काफी हद तक आ चुके हैं, या एसेज में, या आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। स्पेशली ये स्लीप डेप्रिवेशन तो 3-4 दफा आया है। स्लीप डेप्रिवेशन impacts health. What could be the causes? स्लीप डेप्रिवेशन मतलब नींद की कमी, इंसोम्निया, वो आपकी हेल्थ पर बुरे असरात छोड़ती है। तो दी स्लीप डेप्रिवेशन की कॉजेज क्या हो सकती हैं और उसके असरात क्या हो सकते हैं। हेल्थ तो खराब होती है, तो एक असर हो गया, क्या हेल्थ खराब होती है? आप मेंटली अजीब हो जाते हो, फिजिकली अजीब हो जाते हो, या बोल नहीं पाते या लिख नहीं पाते। तो फिजिकली हेल्थ के ऊपर क्या असर अंदाज करता है? कम सोना, या सही तरीके से ना सोना, या नींद की कमी या किल्लत होना हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचाती है? इम्पैक्ट तो दे रही है, लेकिन कैसे? क्या कॉजेज होते हैं स्लीप डेप्रिवेशन की, पहले वो बताओगे, और हेल्थ के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं फिर आप वो बताओ। हो सकता है कि आप को जो है जेनेटिक प्रॉब्लम हो, मतलब आपकी अम्मी अब्बू को, आपके नाना नाना दादा दादी सबको जो है ना वो आपकी जीन्स में ही आ रहा हो, जिसको जेनेटिक इशू कहते हैं। कि जी सबको ही कम सोने की आदत है, कम मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोने की आदत है सारे बड़ों को हमारे। तो ये जेनेटिक इशू आपका हो सकता है स्लीप डिप्राइव्ड होने का। तो उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, अगेन वो आपने बताने हैं। तो इस तरह आपने कॉजेज बनाने हैं इसके। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये 3-4 दफा आ चुका है, तो वी शुड वर्क ऑन दिस ना। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? का मतलब ये है, कॉजेज, यहाँ वर्ड कॉज नहीं लिखा, लेकिन हमने कॉजेज बनाने हैं। पहले हमने बताने हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर हमने बताने हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उन कॉजेज के सामने उनके इफेक्ट्स लिखते हैं। अगर इफेक्ट्स मेंशन है और कॉजेज का वर्ड मेंशन नहीं है, तो हमने दोनों चीजें लिखनी है। अगर कॉजेज मेंशन है, इफेक्ट का वर्ड मेंशन नहीं है, और वाइस वर्सा, इसका मतलब है हमने लिखनी दोनों चीजें हैं। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जरूरी नहीं है वो इस तरह का दे दें, शेयर द कॉजेज एंड द इफेक्ट। दे भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी दे सकते हैं जिसमें एक चीज को मेंशन करेंगे। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि दूसरा हमने खुद डालना है। तो आपके नजदीक अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजंस हैं? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जॉब ना मिलना। उसके क्या कॉजेज यानी कि रीजंस क्या हो सकते हैं, और उनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं?
प्लीज कॉजेज एंड इफेक्ट्स के सिनोनिम्स जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं ऐसे में, जो कलर कोऑर्डिनेटर था उससे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ जो लिस्ट में मैंने आपको दिए हैं कि कॉजेज और अफेक्ट इन दोनों लफ्जों की जगह आप और कौन से ऑल्टरनेटिव वर्ड्स या टर्म्स को यूज कर सकते हो, प्लीज यूज दैट एंड प्लीज यूज दोज। कॉजेज और अफेक्ट का वर्ड मत डालना अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके टॉपिक में दिया हुआ है। वो देख रहे हैं कि आप हमारे दिए गए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो या अपने पास से खुद कर रहे हो। What are the causes and effects of employees turnover? ये भी आया है, ये लेटर में आया था कि आप अपने बॉस को खत लिख रहे हो कि जी हमारी कंपनी में जो है वो एम्प्लॉयज टर्नओवर बहुत हो रहा है, तो हम क्या करें। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर के जॉब छोड़ के जा रहे हैं लोग। ये रिपोर्ट में भी आपको आ सकता है वैसे ये टॉपिक कि जी हमारे ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं वो जॉब्स छोड़ के जा रहे हैं, जरा इसके ऊपर रिपोर्ट तो बनाइए, मेमो रिपोर्ट के क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं, और फाइंडिंग्स क्या मिली एंड एनालिसिस, और ये वो आपकी रिकमेंडेशन क्या है। हमने किया था ना मेमो रिपोर्ट, तो इस टॉपिक पर आपको रिपोर्ट भी आ सकती है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पे एक या दो दफा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिफॉरेस्टेशन मतलब दरख्तों का काटना, जंगलात को काटना, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या कॉजेज होते हैं और उसके असरात। इम्पैक्ट का मतलब असरात, अफेक्ट्स। इम्पैक्ट जो है वो इफेक्ट का सिनोनिम है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने इफेक्ट का वर्ड ना डालकर इम्पैक्ट का वर्ड डाल दिया, मतलब वही है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि दरख्तों को काटने का असर क्या होता है, असरात क्या होते हैं। तो हमने जहाँ असरात की बात हो रही है वहां हमने रीजन तो देनी है, पहले कॉज बताएंगे और फिर हम बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स क्या पड़ती हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसके असरात क्या होते हैं। पहले बताएंगे कॉजेज कि डिफॉरेस्टेशन होती क्यों है, जंगलात की कमी क्यों हो रही है, क्यों कट रहे हैं जंगलात। शहर को बड़ा करने के लिए, मे बी वहां बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या दूर इलाकों तक जो है वो पहुंच अपनी बनाने के लिए, ये रीजन हो सकते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज इन रूरल एरियाज। हेल्थ इश्यूज क्या हो रहे हैं छोटे शहरों में। रूरल एरियाज मीन छोटे शहर, गांव, कस्बे, देहात, छोटे शहर, उनमें हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। Obesity in children has increased a lot in recent years. What could be the causes? Obesity मतलब मोटापा, मैंने कहा था ना obesity पे भी काफी बातें हुई हैं। obesity पे आपको कॉज एंड इफेक्ट ऐसे आ सकता है, या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है। बच्चों के अंदर मोटापा जो है आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजूहात और उसके असरात क्या हैं। शेयर द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन हेल्थ। अब देखो ओबेसिटी से ही दो बना दिए उन्होंने। एक ये कि बच्चों के ऊपर, बच्चे जो मोटे हो रहे हैं उनकी क्या रीजंस हैं और कॉजेज हैं, बच्चे क्यों मोटे हो रहे हैं, चलो जाओ पता करो। और दूसरा ये, वो ये कह रहे हैं कि शेयर द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन हेल्थ। अब ये हेल्थ की बात ओवरऑल है, इसमें आप बच्चों को भी ला सकते हो और बड़ों को भी ला सकते हो, लेकिन इसमें इस वाले टॉपिक 12 में यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन ओनली, क्योंकि ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक है। यहाँ उन्होंने पीपल तो नहीं लिखा ना, ओबेसिटी इन पीपल हैज इंक्रीज, तो पीपल में तो सब आ गए, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, पैदा हुए हुए बच्चे। लेकिन यहाँ जब उन्होंने चिल्ड्रन का वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ बच्चों के मोटापे की बात करें। और यहाँ उन्होंने ओबेसिटी ऑन हेल्थ की बात की है, इसका मतलब ये हेल्थ तो किसी की भी, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे वो 100 ईयर्स का कोई बंदा हो, तो मोटापे का किसी के भी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, बेसिकली दैट दे आर आस्किंग, ओके। Oh, sorry. The last.
Oh, we're done with that. See, next, we've got approximately 25 topics. What could be the causes and their effects of fear of exams? एग्जाम्स के से खौफजदा होने की क्या रीजंस हो सकते हैं और उसके फिर क्या असरात निकलते हैं? हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के इफेक्ट्स निकल सकते हैं। जी, शेयर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रीट बेगिंग। सड़कों पर जो लोग भीख मांगते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये स्ट्रीट बेगिंग पे आपको लेटर भी आया हुआ है आईकैप की तरफ से कि आप लेटर लिखिए एडिटर टू अ न्यूज़पेपर एंड शोइंग योर कंसर्न अबाउट इंक्रीज बेगर्स ऑन योर स्ट्रीट। अच्छा जी, हमने कॉजेज बताने के बेगिंग बेगर्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं, उनकी तादाद क्यों बढ़ रही है, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंट लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के कॉजेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्यों ये क्रिएट की गई ऑनलाइन लर्निंग और उसके फिर इम्पैक्ट क्या है, यानी कि असरात क्या है, यानी कि इफेक्ट्स क्या है। राइट द पॉसिबल कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज इन पाकिस्तान। अब देख लो कि कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन में है, कुछ टॉपिक्स स्टेटमेंट में है, ऐसे ही होगा। ठीक है। राइट द पॉसिबल कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज इन पाकिस्तान। इफ दे आर बीइंग स्पेसिफिक फॉर पाकिस्तान, then you're going to talk about water shortage of Pakistan only. But if they are talking about global water shortage, मतलब दुनिया के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो दुनिया में पानी की कमी की क्या कॉजेज और असरात। प्लीज कीप इन माइंड, if Pakistan is involved, we're going to talk about Pakistan only. If they're talking about global or world or other countries या many countries, इसका मतलब है वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछ रहे। जैसा कि पीछे था चिल्ड्रन ओबेसिटी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मोटापा बच्चों से रिलेटेड की बात पूछ रहे हैं। व्हाट कुड बी द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन अर्बन सिटीज। बड़े शहरों में रोड एक्सीडेंट्स की क्या वजूहात हैं और उसके क्या असरात निकलते हैं। टॉपिक नंबर 20, शेयर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छी बेहतरीन कम्युनिकेशन के बीच में जो रुकावटें आती हैं उनकी क्या कॉजेज और क्या इफेक्ट्स है, क्यों आती है वो रुकावटें, और जब वो रुकावटें आ जाती हैं कम्युनिकेशन के अंदर तो उनके इफेक्ट्स क्या निकलते। बैरियर्स मीन्स रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, जो कि हमारी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाती सही तरह, या सामने वाले की बात हम तक नहीं सही तरीके से पहुंच पाती। लैंग्वेज बैरियर, लिसनिंग बैरियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं। ठीक है। अमंग अदर्स, इस टॉपिक नंबर 20 के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के किसी भी एक वेबसाइट या आर्टिकल को ब्रीफली पढ़ लेना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले ब्रीफली उनको कम्युनिकेशन से इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन से, एंड देन आई मूव ऑन टू बिजनेस राइटिंग। तो उसमें जब मैं कम्युनिकेशन बच्चों को पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ 2-3 लेक्चर्स में, तो मैं उसमें बैरियर्स की बात करती हूँ। तो इस वजह से अगर आपके टीचर ने ऑलरेडी नहीं थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ आपको अबाउट द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आई वुड रेकमेंड कि गूगल पे लिखकर तो कोई एक आर्टिकल आप उसके बारे में पढ़ लो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जी, मूविंग ऑन टू टॉपिक 21, दैट इज amongst other pollutions, air pollution is increasing in big cities. What could be the causes of it? जाहिर बात है हमने फैक्ट्स भी लिखे हैं। डिफरेंट पोल्यूशन होती है ना, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो वो ये राइटर कह रहे हैं वाटर पोल्यूशन भी होती है आपकी, कि मुख्तलिफ पोल्यूशन हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वो बड़े शहरों के अंदर बढ़ता जा रहा है।
What could be the causes of it? और effects तो obviously हमने खुद ही बताने हैं। बड़े शहरों की एयर पोल्यूशन की में इजाफे की वजूहात और असरात बताने। Don't mind if I am translating the topics in Urdu because कुछ बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझ में आता, तो I want every student to understand what I'm saying. So many a times I do translate what I say in English. So kindly don't mind that. Topic 22. What are the causes of illiteracy? Effects की बात तो हमने सारी बातें करनी है। ये बहुत से हैं जहालियत की के causes और effects क्या हैं। Illiteracy यानी कि अनपढ़ लोग, क्यों नहीं लोग पढ़ते, उसकी क्या causes हैं और उसके फिर क्या effects असरात निकलते हैं, impact क्या निकलता है। What are the effects of overcrowded cities? शहरों के अंदर जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, ओवरक्राउड हो जाए, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहले तो कॉजेज बताएंगे, सारी बातें कि शहरों के अंदर आबादी क्यों ज्यादा बढ़ती जा रही है, ओवरक्राउडेड क्यों हो रहे हैं, और उसके बाद उसके क्या असरात निकल रहे हैं। राइट। टॉपिक 24, आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक, then we will be done with today's class. जी, credit card debts has become a normal thing nowadays. What are the causes? Credit card debts, यानी कि क्रेडिट कार्ड पर लोन, कर्जा। डेट का मतलब होता है कर्जा, बी साइलेंट होता है इसमें। ये क्रेडिट कार्ड पे कर्जे चढ़ाने की आदत आप कह लो, ये या ट्रेंड कह लो, ये नॉर्मल हो गया है आज के समय। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इट? ये क्रेडिट कार्ड पे तो आप पहले ही क्रेडिट पे काम कर रहे हो, और आप लोगों को तो पता ही है, आप सीए के स्टूडेंट हो, क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। आई डोंट वांट टू लाइक एलैबोरेट दिस टर्म। तो उसके ऊपर लोन के चढ़ने के, कर्जे चढ़ने के जो है वो ट्रेंड कुछ बढ़ रहा है आजकल, तो उसके क्या रीजन और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। The last one is, what effects does poverty leave on people and what could be the causes? Poverty means गुर्बत, पैसे की कमी होना। तो what effects does poverty leave on people? गुर्बत लोगों पर क्या असरात छोड़ती है, और गुर्बत के ऑन द फर्स्ट प्लेस कॉजेज क्या होते हैं, कोई क्यों गरीब होता है, या ओवरऑल गुर्बत के क्या कॉजेज हैं, और फिर उस गुर्बत में गरीब लोगों के ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, that would be all for today's lesson, that is day 8. We will inshallah meet tomorrow with a new topic, with new ideas and new content to share with you. Till then, all the very best. I hope you are being like being benefited by these recordings, and hope to see you guys and hope to meet you guys soon tomorrow. Till then, Allah Hafiz. All the very best.